नमस्कार। आज हम बात करेंगे धन भाव कुंडली के सेकंड हाउस में सभी प्लैनेट्स चाहे लगन कुंडली में हो या वर्ष फल में आ जाएं, तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि हम उनके ज़्यादा से ज़्यादा शुभ रिजल्ट प्राप्त कर सकें। क्योंकि धन भाव के अंदर नॉर्मली सभी प्लैनेट्स शुभ परिणाम ही देते हैं, मगर कुछ एक कंडीशन में कुछ खराब रिजल्ट भी देते हैं। उन सब की बात करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट में मेन जो चीज़ें हैं उनकी बात करेंगे। आपने करना क्या है, लास्ट हमने बात करी थी 8वें घर के अंदर सभी प्लैनेट्स के बारे में, जितने की फैक्टर थे उनके बारे में बात करी थी। तो यहाँ पर जब आप कुंडली के अंदर हर प्लैनेट के हर हाउस के बारे में इम्पॉर्टेंट की जो फैक्टर हैं उनके नोट्स बना लेंगे, देन यू कैन प्रेडिक्ट एनी चार्ट ईजिली। और प्रेडिक्ट करें ना करें, मगर एटलीस्ट अपने और अपने परिवार की कुंडली के अंदर मेन जो चीज़ें हैं उनको तो आप समझ ही जाएंगे कि लाइफ को कैसे लेके चलना है। जैसे कि आज अब ये कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनकी समस्या क्या है, इन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछा है। क्या पूछा है कि बेटी जो है उसने जो पढ़ाई करी है उसके बाद कैरियर को लेकर चिंतित है, कैरियर में कुछ सक्सेस नहीं मिल पा रही है या कैरियर स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। दूसरा जो है, मदर के साथ किसी न किसी बात पे झगड़ा होता है, थोड़ा हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं। तो उन सब चीज़ों के पीछे का कारण क्या है, आप लोग अगर लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो देखते साथ ही इस बच्चे की कुंडली को समझ जाएंगे कि वेयर इज़ द इशू और कैसे लाइफ में इनको ह्यूज सक्सेस मिलेगी, उसकी बात करेंगे। क्योंकि अगर हम एक सही ट्रैक पकड़ लें तो उससे होता क्या है कि हमें इजी वे में सब कुछ मिल जाता है। दूसरा, अब जैसे यहाँ पर ये परेशान है कि इन्होंने जो पढ़ाई करी है उससे संबंधित काम कर नहीं पा रहे हैं। अगर कुंडली में योग है कि आपने जो पढ़ाई करी है उससे संबंधित काम आप करेंगे ही नहीं, तो आप चाहे डॉक्टर बना दें बच्चे को, चाहे इंजीनियर बना दें, मगर वो पढ़ाई उसके काम नहीं आती है। और ये एक नहीं हजारों कुंडलियों में टेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर इस बच्चे के लेके काफ़ी सारा समस्याएं हैं, तो उसकी हम बात करेंगे डिटेल में कुंडली को एनालाइज करते समय। देखिए, आपको नोट्स बनाने क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि जो प्लैनेट हर कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं बैठे हैं, अब बृहस्पति है तो आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं बैठा होगा, कुंडली के 12 हाउस में से कहीं ना कहीं होगा, किसी न किसी के साथ होगा। तो यहाँ पर हर वीडियो में जो कुंडली को एनालाइज किया जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ फैक्टर आपसे मैच कर जाएंगे। तो लगातार आप जब 8-10 कुंडली के नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप 70 to 80% अपनी और अपनी फैमिली के चार्ट को समझने लगे। जैसे ग्रेजुअली आप चीज़ों को देखते जाएंगे, आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझते जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर लगन कुंडली में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, सेकंड हाउस किसका है, आपका 2 नंबर राशि आती है कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग। तो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो यहाँ मेष आती है, यहाँ 2 नंबर, यानी कि बाय डिफॉल्ट। अब जैसे इस कुंडली के अंदर क्या है, कुंभ राशि सेकंड हाउस में है, तो यहाँ पर क्या कहला जाएगा कि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो इस कुंडली के अंदर शनि है। तो यानी कि अभी टेम्परेरी जो है इस चार्ट में शनि को ये डिपार्टमेंट दिया गया है, मगर बाय डिफॉल्ट ये डिपार्टमेंट है किसका, शुक्र का और बृहस्पति का। बृहस्पति इस घर के कारक हैं और शुक्र जो हैं वो इस घर के ऑनर हैं। तो यहाँ पर 9 में से कोई भी प्लैनेट आ जाए, जो चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको 100% मैच करती दिखाई देंगी। मगर आपने टेस्ट किन के चार्ट में करना है, जिनकी आयु एटलीस्ट 40 से अधिक वर्ष की हो, क्योंकि जो घटनाएं बताई जाएंगी वो उनके जीवन में घटित हो चुकी होंगी। तो आपको अपने पास कम से कम 20-30 चार्ट रखने चाहिए अगर चीज़ों को समझना है। और ये सबसे आसान तरीका है कुंडली को एनालाइज करने का, चीज़ों को डेप्थ में जाके समझने का। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम जीवन भर परेशान रहते हैं कि कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस हमें मिल जाए। अब अच्छी गाइडेंस आपको मिल जाए, वो अच्छी या बुरी को कैसे आप तय करेंगे, जब तक आपको खुद नॉलेज नहीं होगी। तो ज्ञान हमेशा काम आता है, आप चाहे उसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करें या केवल अपने सीखने के पर्पस से समझें। सामने वाला कोई भी आपको मिल गया, उसने कहा साहब मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, ये 4 लोगों ने कहा इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, आप भी पहुंच गए। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि हर आदमी
हमेशा इंटरेस्टेड रहता है कि अचानक कुछ कोई अच्छा बता दे कि कुछ जीवन में अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिकल वे में लॉजिक के साथ समझना है कि कब अच्छा होगा, कब खराब होगा, उसके लिए मेंटली हमें कैसे प्रिपेयर रहना है। तो आप इजीली इस चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि हमें एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिस कारण हमें ये नहीं पता लगता कि अपनी लाइफ को लेके कैसे चलना है। अब कुंडली की जब बात करते हैं तो नॉर्मली बचपन से लेके अभी तक हम लोग भी अपने आसपास जो ज्योतिषाचार्य होते हैं या पंडित जी होते हैं उनके पास जाते रहते हैं। तो देखा क्या है कि भाई आप ये स्टोन पहन लीजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। ज़्यादा समस्या है, मान लिया बीमारी ज़्यादा है या और कोई अन्य समस्या है, संतान नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो आप ये जाप करा लीजिए। अब यहाँ पर गलती उनकी नहीं है। बेसिकली जो प्राचीन काल का तरीका है वो क्या है, मंत्र जाप वगैरह, मगर उसके पीछे एक गहरी साइंस हुआ करती थी। इसी वजह से राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ के जंगलों में जाके तपस्या करा करते थे। वो एक्सीलेंट वे है, मगर उसको करने का तरीका भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आज के समय में ना करने वाले में श्रद्धा है, ना करवाने वाले में श्रद्धा है। क्योंकि करवाने वाले के पास समय नहीं है बैठ के कि वो 21 दिन के पूजा पाठ में बैठेगा। वो कहेगा आप संकल्प ले लीजिए और शुरू करा दीजिए, जितना खर्चा हो बता दीजिएगा। पंडित जी भी खुश हैं, अगर ठीक है पैसे आ गए हम भी शुरू करा देते हैं, तो आपका सब फॉर्मेलिटी पे काम चलता है, रिजल्ट आते हैं जीरो। और स्टोन की बात करें तो स्टोन जो है इट इज जस्ट लाइक ए सप्लीमेंट, कि आपने कोई स्टोन पहन लिया, वो ग्रेजुअली काम करेगा, आपको पता नहीं लगेगा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मगर एक मेंटली सेटिस्फेक्शन रहेगा, यस दैट इज वर्किंग। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो रेमेडीज बताई जाती हैं दैट इज वेरी इजी टू डू एंड एनी वन कैन डू इन एनी वेयर इन एनी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। रेमेडीज जो हैं वो आपकी अभी आर्थिक स्थिति कमजोर है या साउंड है, मगर दोनों ही स्थिति में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेमेडी कर ही नहीं सकते, और काम करती हैं, 100% काम करती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आज का टॉपिक ले लेते हैं, फिर इस कुंडली जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा, उसका विश्लेषण करेंगे। तो सेकेंड हाउस के अंदर आपको प्लैनेट पता है कि नौ में से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बृहस्पति के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने लास्ट में क्या बात करी थी कि 9 प्लैनेट इन 8th हाउस क्या रिजल्ट देंगे, सेकेंड हाउस में क्या रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर अब किसी का 8th हाउस में अगर नहीं था तो भाई कुंडली के 12 ग्रहों में कहीं ना कहीं तो होगा। तो यहाँ पर 12th हाउस के अंदर कहीं ना कहीं जहाँ भी होगा आपने उसको केवल समझ लेना है, और आपको अपने में नहीं मिलेगा। मान लो 8th हाउस का आपकी कुंडली में नहीं है, अरे फैमिली की कुंडली में तो होगा। तो आपको समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप उसको गाइड कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जुपिटर। जुपिटर सेकेंड हाउस के अंदर, दैट इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर। यहाँ पर जुपिटर को अगर अच्छा हो बाय डिफॉल्ट, अब बाय डिफॉल्ट अच्छा होना ये अलग विषय है, क्योंकि कोई प्लैनेट किसी भी हाउस में अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, इसकी बात हम कई बार कर चुके हैं। और जुपिटर या सभी प्लैनेट्स के ऑल 12 हाउसेस के ऊपर वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके आप इजीली डिटेल में समझ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमने कैसे बात करी थी कि मान लिया जुपिटर किसी का सेकंड हाउस पर, तो जुपिटर सेकंड हाउस की वीडियो में गए, तो वहाँ पे क्या है कि अगर अच्छा हुआ तो ये रिजल्ट देगा, खराब हुआ तो ये रिजल्ट देगा। मगर अच्छा या खराब कैसे तय करें, उस कंडीशन को वहाँ पे बताया गया कि ये रूल अच्छे के हैं, ये रूल खराब के हैं, तो वहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो जुपिटर सेकेंड हाउस के अंदर अगर अच्छा है तो कुंडली के अंदर कितने भी खराब योग क्यों ना हो उन सबको अकेला कवर कर देता है, वो ज़्यादा खराब रिजल्ट दे नहीं पाते। जुपिटर सेकेंड हाउस को कैसे अच्छा रखा जाए दैट इज इम्पोर्टेंट, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। जो हमने स्टार्ट किया है कि सेकेंड हाउस में जितने ही प्लैनेट है उनके शुभ रिजल्ट कैसे प्राप्त करें। तो सेकेंड हाउस वाले जुपिटर को पूजा पाठ करते समय कभी घंटी नहीं बजानी चाहिए, कभी घंटी नहीं बजानी चाहिए। अब आप कहेंगे घंटी बजाने का जुपिटर सेकेंड हाउस के पीछे क्या लॉजिक है, तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए। बुध प्लस राहु इज इक्वल टू मेक जुपिटर। तो यू मे कंसिडर द मरकरी आल्सो प्लेस्ड इन सेकेंड हाउस इनडायरेक्टली। तो यहां पर मरकरी सेकेंड हाउस द जुपिटर बिकम बैड, दैट इज द ग्रामर रूल।
मरकरी कुंडली का किसी के सेकंड हाउस में है तो खुद तो अच्छा है, राजयोग बनाएगा, मगर जुपिटर को खराब कर देगा। जहां बैठा होगा तो जुपिटर जहां बैठा होगा उस घर के रिजल्ट आपको खराब मिलेंगे। अब ये सारी बातें आपको नहीं समझ में आएगी, जो लगातार देख रहे हैं उनको समझ में आएगी। तो सिंपल सा आपने क्या समझना है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डेली हल्दी केसर का तिलक लगाएं, घर में पूजा करते समय घंटी ना बजाएं। नॉर्मली जिनका जुपिटर सेकंड हाउस में होता है इनके घर के बाहर जो है वो सड़क अक्सर टूट जलती जाती है या टूटी मिलती है। अगर यही जुपिटर किसी का वर्ष फल में सेकंड हाउस में आ जाए या लगन कुंडली में सेकंड हाउस में ना भी हो, वर्ष फल में सेकंड हाउस में आ जाए, तब भी घर के बाहर सड़क टूट जाती है। करना क्या है, वो टूटी हुई सड़क के अपने घर के बाहर जो भी गड्ढा हो उसको हमेशा भरवा के रखें। ये इसकी एक रेमेडी हो जाती है। अब यहाँ पर सूर्य की बात करते हैं। सूर्य सेकंड हाउस में आता है तो क्या करेगा, सूर्य सेकंड हाउस में नॉर्मली अच्छा माना जाता है मगर खराब भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस बाय डिफॉल्ट शुक्र और बृहस्पति दोनों से कनेक्टेड है। विनस इज द ओनर ऑफ सेकंड हाउस एंड द जुपिटर इज कारका। अब जुपिटर इज द फ्रेंड ऑफ सन, तो यहाँ पर सन जाके बैठ जाएगा और किसी भी हाउस में मालिक से ज्यादा उसके कारक का इफेक्ट रहता है। तो जुपिटर का इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो सन जो है वो यहाँ पर कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा कि मेरे खास दोस्त का या गुरु का घर है, तो यहाँ पर राजा जो है वो कंफर्टेबल जोन में आएंगे। मगर अब कंफर्टेबल जोन में आएंगे, सूर्य क्या है, राजा है, और राजा का काम क्या है, हुक्म चलाना। वीनस इज द एनिमी ऑफ सन, तो यहाँ पर सूर्य को इनडायरेक्टली परेशान करेंगे। सॉरी, सूर्य जो है शुक्र को इनडायरेक्टली परेशान करेंगे। शुक्र क्या है, हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर में जो लेडीज हैं वो शुक्र हैं। जातक का अपने परिवार की महिलाओं से किसी न किसी बात पे झगड़ा देखने को मिलता रहेगा। परिवार की महिलाएं कौन कौन होती है, माँ हो गई, पत्नी हो गई, बहन हो गई, या जो भी परिवार में रहता होगा, अगर भाई हैं तो भाभी वगैरह हो गई, तो इन सब के साथ किसी न किसी बात पे उसका विवाद होता रहेगा। मगर ऐसे जातक को अगर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वहां पर समझौता करना, सरेंडर करना ही उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा। इस बात का ध्यान रखें। मगर यहाँ पर होता उल्टा है कि ऐसे जातक कोई ना कोई कोर्ट केस वगैरह विवाद इतना बढ़ जाता है कि बात कोर्ट केस पे चली जाती है और करके बैठ जाते हैं, और उसमें इनको हार का सामना करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा सेकेंड हाउस में बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। सेकेंड हाउस के अंदर चंद्रमा बाय डिफॉल्ट उच्च के होते हैं, क्योंकि 2 नंबर की राशि थी वृषभ राशि, जो वहां पर बाय डिफॉल्ट आती है, तो वहां पर वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। चंद्रमा उच्च की स्थिति में सेकेंड हाउस में होते हैं, यानी कि शुक्र ने चंद्रमा को अपनी राशि में उच्च का स्थान दिया। इसकी स्टोरी अलग है, उसकी बात आज नहीं करेंगे। बृहस्पति के मित्र हैं तो चंद्रमा यहाँ पर उच्च की स्थिति में आगे, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट। मगर इस चंद्रमा के रिजल्ट कैसे लेने हैं, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे जातक के घर में कोई ना कोई भगवान शिव की मूर्ति, शंख, शिवलिंग, झूला, इनमें से कोई ना कोई चीजें रखी मिल जाती जो कि नहीं रखनी चाहिए। जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर या प्रेस कोई ना कोई खराब रखा मिल जाता है या अक्सर जल्दी खराब हो जाता है, नहीं रखना चाहिए, इमीडिएट ठीक करना चाहिए। एंड दीज पीपल ऑलवेज स्टे इन अपर फ्लोर। नॉर्मली ये अपर फ्लोर पे ही रहते हैं, मगर गलती से ग्राउंड पे शिफ्ट हो जाएं तो यहाँ पर फाइनेंस की समस्या स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे जातक जिसका चंद्रमा सेकंड हाउस में होता है उसके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता जीवन पर्यंत रहता है, कमाए ज्यादा है, ये अलग विषय है। वो डिपेंड करता है चंद्रमा कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है, बाकी 7.5 वगैरह और 50 चीजें हैं। मगर यहाँ पर कुल मिला के चंद्रमा का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और जो सामान अभी बताया वो ना रखें। दूसरा, माँ की सेवा ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, माँ की सेवा करने से बाय डिफॉल्ट ही अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं। चंद्रमा के बाद क्या आते हैं, मंगल। मंगल सेकंड हाउस में जातक को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है। इनको झूठ बोलना या आलतू फालतू की बात करना समझ में आता नहीं है।
स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बात मन में वो जुबान पर। ऐसे जातक खाने पीने के शौकीन होते हैं, खाने की नॉलेज भी कई बार ठीक ठाक रखते हैं और बनाते भी खुद अच्छा है। तो महिलाओं की कुंडली में होता है तो ये तो बहुत अच्छा बनाती है। जेंट्स भी कई बार ऐसे अगर कुकिंग करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं। ये खाने पीने के कामों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक जितना परिवार की पालना करेगा, क्योंकि मंगल को क्या कहा गया है, विष्णु की तरह पालना करने वाला, भगवान विष्णु की तरह पालना करने वाला। तो यहाँ पर जातक अगर मंगल क्या है, विष्णु की तरह पालना करने वाला, तो विष्णु की तरह अपने परिवार की पालना करेगा, यानी कि उनकी टेक केयर करेगा, उनका आजीवन ध्यान रखेगा। ये मंगल इतनी वेल्थ दे देगा, इतना आपको धन दे देगा कि आप जीवन के अंदर उसको संभाल नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है मंगल सेकंड हाउस। मंगल के बाद बात कर लेते हैं बुध की। बुध सेकंड हाउस के अंदर एक राजयोग बनाता है। ऐसे जातक, क्योंकि सेकंड हाउस किसका है, वाणी का, परिवार का और साथ ही शुक्र का, तो शुक्र के घर में आ गए। अच्छा, सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति और बुध दोनों वैसे तो शत्रु हैं, मगर सेकंड हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे बुध जो है वो एक राजयोग बनाता है कुंडली के अंदर, जबरदस्त। ऐसे जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है, मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं, मगर कोई बात थोड़ी दाएं बाएं की लग जाए तो सामने वाले को स्पष्ट जवाब भी दे देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, केसर का हल्दी का तिलक लगाए और साथ ही परिवार में महिलाओं की टेक केयर करे, बहनों का ध्यान रखे। केवल इतना सा करने से ही यहाँ पर मरकरी आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। मरकरी के बाद यहाँ पर आते हैं आपका शुक्र। शुक्र की बात करें तो शुक्र सेकंड हाउस के अंदर खुद के ही मालिक हैं, वहां पे आके बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर शुक्र आप अपने अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं, अच्छे प्लेसमेंट के साथ आ जाते हैं। तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, 2 किलो आलू कच्चे काली या भूरी गाय को खिलाते रहें शुक्रवार के शुक्रवार। दूसरा, इनको ब्लू कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। तीसरा जो है आपका, ऐसे जातक को अपनी पत्नी का मान सम्मान करना चाहिए और थोड़ा सा अपने करैक्टर पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शुक्र सेकंड हाउस के लिए स्पेशली कहा गया है कि अगर जातक थोड़ा सा अपने करैक्टर से दाएं बाएं चला जाएगा तो वहां पर उपाय भी काम नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। शनि की बात करते हैं। शनि सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, सेकंड हाउस में जब शनि आते हैं तो जातक के पास पैसा टिकता नहीं है, कैश क्रंच रहता है, मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा उच्च के होते हैं और यहाँ पर शनि जब आते हैं तो इनडायरेक्टली चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, बेशक कुंडली में कहीं बैठा हो। चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो व्हाट इज मून, मून इज लिक्विड कैश, तो कैश क्रंच रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जब भी कुंडली पीड़ित होगा, कहीं बैठा हो, किसी भी एंगल से पीड़ित हो रहा हो, पैसे की दिक्कत देगा ही देगा। तो यहाँ पर कैश क्रंच देगा। साथ ही आपका चंद्रमा क्या है, मन का कारक, शनि क्या है, पापी ग्रह, मन में नेगेटिव विचार देगा, जातक की भाषा में दोष उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर वाणी का हाउस भी है। ऐसे जातक गाली गलौज वगैरह भी कर देते हैं हल्की सी बात पे गुस्सा आने पर। राहु की बात यहाँ पे करना क्या है, ये तो बात ही नहीं करी। तो यहाँ पर ऐसे जातक क्योंकि आजीवन नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिव आदमी जीवन में बहुत ही ज्यादा दुखी परेशान रहता है और दूसरों को भी करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमेशा इसने ऐसा कर दिया, उसके करने से ऐसा हो गया, हमेशा मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इनको क्या करना चाहिए, इनको माथे पर डेली कच्चे दूध का तिलक अवश्य लगाना चाहिए, ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी है। राहु की बात करें, राहु सेकंड हाउस में आते हैं। राहु सेकंड हाउस के अंदर अच्छे नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते, सेकंड हाउस वीनस और जुपिटर दोनों का है, राहु दोनों से ही एलर्जी रखते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राहु सेकंड हाउस में आते हैं, सेकंड हाउस वाणी का भी है, सर्वाधिक पापी ग्रह है। जातक की वाणी में ऐसा जबरदस्त परेशानी दे देते हैं कि जातक के मुंह से कुछ भी निकलता है तो सामने वाले को तीर की तरह चुभता है। ऐसे जातक को कोई बात थोड़ी भी दाएं बाएं की लगे, सामने वाले को खरी खोटी सुनाने में कसर नहीं छोड़ते। ऐसे जातक शुक्र और चंद्रमा दोनों इंडायरेक्टली सेकंड हाउस से कनेक्टेड हैं। चंद्रमा क्या है, माँ, शुक्र क्या है, पत्नी। तो माँ और पत्नी का अपमान करने वाले, यानी कोई बात जरा सी हुई
देखा नहीं कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, पलट के जवाब दे दिया, उल्टी सीधी सुना दी। राहु सेकंड हाउस में परिवार का हाउस है। राहु क्या, लड़ाई झगड़े का कारक, तो परिवार में लड़ाई झगड़ा कराते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक रखने के लिए घर में कोई जूना ना रखें। साथ ही चांदी की ठोस गोली पीले कपड़े में लपेट के सदैव जेब में रखें और माथे पर डेली हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। नॉर्मली ऐसे जातक अपर फ्लोर पर रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, तो परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति बढ़ जाती है, तो इनको हमेशा अपर फ्लोर पर रहना चाहिए। केतु सेकंड हाउस में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों ही केतु के मित्र हैं। केतु सेकंड हाउस के अंदर एक प्रकार का राजयोग बनाता है। जातक के जीवन के अंदर यात्राएं बहुत होती है और वो यात्राएं उसके जीवन में ग्रोथ के लिए होती हैं। इस केतु को शुभ रखने के लिए सिंपल सा एक है कि इससे अचार या खट्टी चीज कभी गिफ्ट ना लें और केसर या हल्दी का तिलक नियमित रूप से लगाएं। और अगर आप करना चाहें तो आप अपने लेफ्ट ईयर में गोल्ड की कोई वायर वगैरह डलवा लें। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सेकंड हाउस पे कोई भी प्लेनेट हो उसको ठीक रखना के लिए शॉर्टकट में क्या करना है। 8th हाउस की बात कर ली, आगे हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो इसी प्रकार कुंडली के 12th हाउसेस को भी कवर करेंगे, बीच में थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक भी लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गए। अब बात करते हैं आपका डिंकी के बारे में। तो डिंकी की डिटेल है 1 नवंबर 1999 12:36 रात्रि के फिरोजपुर पंजाब। यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है कि बच्चा की पढ़ाई हो गई है मगर कैरियर नहीं सेट हो पा रहा है, माँ से किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, थोड़ा हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं। अब इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है, कुंडली कैसी है क्या है, तो ये इनकी लगन कुंडली है, ये वर्षफल है। लगन कुंडली की बात करें तो केतु फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे जातक थोड़ा टॉकेटिव इन नेचर हो जाते हैं। ऐसे जातक के माथे पे सिर पे कोई चोट का निशान देखने को मिल जाता है। ऐसे जातक अपने जन्म स्थान जहाँ जन्म होता है फिरोजपुर, उस समय जो घर होता है वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय टिकते नहीं है, वहाँ से दूर चले जाते हैं। ऐसे जातक की अगर बात करें तो बृहस्पति और शनि 4th हाउस में हैं, 1 नंबर के साइन में हैं। ज़्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते मगर होते इंटेलिजेंट हैं, ज्ञानवान हैं। बृहस्पति शनि एक साथ में है तो जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते, बहुत ज़्यादा लोगों में मिक्सअप होना पसंद नहीं करते। ऐसे जातक की अगर बात करें तो जीवन में बृहस्पति 4थे घर में है, जीवन में जो पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित काम जीवन में करते ही नहीं है। तो यहाँ पर इनका जो प्रश्न था कि जो पढ़ाई करी है उससे संबंधित काम कर नहीं रहे, तो बात समझ में आ गई कि जुपिटर का रिजल्ट है। दूसरा, बृहस्पति और शनि की 10th हाउस पे दृष्टि जारी है, सूर्य बैठे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में जब सूर्य होते हैं तो जातक को नेम और फेम देते हैं, जातक नेम और फेम का शौकीन होता है और जातक को मिल भी जाता है, और सूर्य यहाँ पर ठीक पोजीशन में है। साथ ही ऐसे जातक का मन हमेशा किसी न किसी कारण चिंतित परेशान रहता है, क्योंकि केतु और चंद्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है और चंद्रमा राहु के साथ में है, तो चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो गए। यहाँ पर जीवन के अंदर खुशी मिल जाए मगर मन हमेशा दुखी परेशान चिंतित रहेगा। ऐसे जातक चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अपनी माँ से अटैच होते हैं, मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा होता है, मदर की कोई ना कोई सर्जरी भी जीवन में अवश्य होती है। शुक्र 8th हाउस में है, 8th हाउस के शुक्र क्या करेंगे और मंगल से दृष्टि से मिल रहे हैं। लाइफ पार्टनर थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का मिलेगा, गुस्से वाला, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहने वाले हैं। साथ ही राहु विभाग है 7th हाउस में, राहु 7th हाउस, ऐसे जातक अपना कैरियर जॉब से स्टार्ट करते हैं, फाइनली शिफ्ट इनटू द बिजनेस, व्यापार जरूर करते हैं। ऐसे जातक किस फील्ड से ह्यूज सक्सेस प्राप्त करते हैं। चंद्रमा 7th हाउस, बृहस्पति 4th हाउस, दोनों योग एक ही चीज को इंडिकेशन देते हैं। चंद्रमा 7th हाउस क्या कहता है कि ऐसे जातक ज्योतिष के माध्यम से अच्छा पैसा कमाते हैं। ज्योतिष का ज्ञान होना अलग विषय है, ज्योतिष के माध्यम से आपके पास कंसल्टेंसी ज़्यादा है या पढ़ाने का काम करें तो आपके पास बैचेस ज़्यादा चलें, तो यहाँ पर ये पैसा कमाने के योग बन जाते हैं। तो कई बार नॉलेज अच्छी होने के बावजूद भी जातक के पास, बहुत सारे लोगों के पास कंसल्टेंसी नहीं आती या लोग पढ़ने नहीं आते, मगर कई लोगों के पास लाइन लगी रहती है। तो ये सारे कुंडली के अंदर जो योग होते हैं उन्हीं के इफेक्ट होता है। बृहस्पति 4th हाउस, जातक ज्ञान बांटने के कार्य से पैसा कमाएगा। ज्ञान बांटने का कार्य क्या है, एस्ट्रोलॉजी का हो गया, साथ ही हीलिंग का हो गया, टीचिंग का हो गया,
और आपका योगा का हो गया, यानी किसी प्रकार का भी सिखाने का कार्य करते हैं, ज्ञान बांटने का कार्य करते हैं, उसके अंदर इनको विशेष सफलता मिलती है। मगर बृहस्पति कह रहा है कि ज्ञान बांटना किसी प्रकार का, और चंद्रमा 7th हाउस कह रहा है एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पर दोनों को अगर कंबाइन करके सीधा एस्ट्रोलॉजी में एंट्री कर लें, डेफिनेटली दे विल गेट ह्यूज सक्सेस। बट ये ह्यूज सक्सेस इनको मिलती कब है? आफ्टर द एज ऑफ 45 दे विल गेट ह्यूज मनी इन देयर लाइफ। बट वेयर इज द इशू? क्योंकि यहाँ पर चंद्र ग्रहण बन गया है और कुंडली के मैक्सिमम प्लैनेट इधर की तरफ आ गए हैं, नीचे की तरफ, तो सेकंड फेज में सफलता ज्यादा मिलती है। करना क्या है? लगन कुंडली के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडी करनी है। वर्ष फल के अकॉर्डिंग उपाय करने से जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा। अदरवाइज ये मेंटल स्ट्रेस आजीवन दुखी करने वाला है। तो करना क्या है इसको समझिए। लगन कुंडली के अनुसार इनको गले में गोल्ड चेन या रेशमी पीला धागा अवश्य पहन कर रखना है, लाल रंग का रुमाल रखना है और स्ट्रीट डॉग की डेली सेवा यथासंभव करनी है। दूसरा, गले में रेशमी पीला धागा जो पहनना है उसके अंदर तांबे का छेद वाला पैसा डालकर पहने। कभी किसी साधु फकीर सन्यासी से कोई धागा ताबीज ना लें और पीपल के पेड़ पर डेली जल चढ़ाएं। रात के समय दूध का सेवन ना करें, काले रंग के कपड़े ना पहने, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तो ये कार्य परमानेंट करने हैं। वर्ष फल की बात करें तो वर्ष फल के अकॉर्डिंग क्या करना है? जब भी चंद्र ग्रहण आए तो 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम काले सफेद तिल और एक नारियल जल प्रवाह करें। और वर्ष फल के उपाय आजीवन करने पड़ेंगे, तभी जाके इनका मेंटल स्ट्रेस कम होगा और सफलता मिलेगी। अदरवाइज मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेगी और थोड़ा सा अभी चैलेंजेस बने रहेंगे 45 साल की आयु तक कम से कम। दूसरा, डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें। तीसरा, दही और कपूर हर शुक्रवार मंदिर में दें। साथ ही 5 किलो बूंदी के लड्डू महीने में एक बार मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में भोग लगाकर वहीं लोगों को बांट दें। न खाने हैं न घर लेके आने। इस साल धर्म स्थान का लंगर भंडारा प्रसाद न खाना है न किसी से लेना है। सरसों के तेल की बोतल हर शनिवार मंदिर में देते रहें। लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रख के सोएं। तो ये उपाय वर्ष फल के हैं। वर्ष फल के उपाय आपने 1 नवंबर 2025 से 1 नवंबर 2026 के बीच में ही करने हैं, उसके बाद नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वाले सदैव करने हैं, इन्हें करने से निश्चित तौर पर लाभ होगा, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।